लेकिन जब जंगली तुम्हारी गर्दन को या तुम्हारी जिसको मातृभूमि, वो क्या बोलते हैं, मातृभूमि बड़ा लंबा चौड़ा हल्ला मचा रखा है, जिस मातृभूमि के ऊपर चीन चढ़ा आया है, उस मौके पर कहो भाई ले लो इसको पालतू बनाने के लिए जरा मेंबरी दे तो दो। ये कौन सा न्याय, कौन सा सिद्धांत है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नीति? और हिंदुस्तान की जनता इतनी बेखबर है कि इन सब मामलों में भी उसका मन इतना उठता नहीं कि वो अगर बगावत नहीं तो बगावत के जैसी हालत बना दे। कैसा राष्ट्रीय अपमान है। तो मैं विदेशी नीति के और पहलुओं पर इस वक्त न बोल करके खाली एक आखिरी सिद्धांत वाली बात यह बता देता हूं कि दुनिया के आपसी संबंध, देशों के आपसी संबंध डर, लालच और आदर्श, इन तीन चीजों पर रहा करते हैं। हिंदुस्तान के पास ऐसी कोई ताकत नहीं जो दूसरों को डरा सके। अगर हो भी तो शायद हिंदुस्तान इतना खूंखार नहीं बनेगा जैसा चीन बन जाता है। उसे कई सबब। लालच, ऐसी कोई ताकत नहीं कि जिससे दूसरों को भरमा सके, ललचा सके। आदर्श ही एक रह जाता है। तो कौन सा आदर्श हो सकता है? आज दुनिया में सिर्फ दो आदर्श हैं जो दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। एक तो है अटलांटिक खेमे की आजादी का आदर्श और दूसरा है सोवियत खेमे की बराबरी का आदर्श। जब आप विदेशी नीति पे सोचा करो तो सैद्धांतिक मामलों पर ज्यादा सोचना जरूरी होता है, क्योंकि इधर उधर के दांव पेच, कतर ब्योंत, पैंतरेबाजी में अगर हम फंस जाते हैं तो जड़ की चीज है उसे भूल जाया करते हैं। आज ये दो बातें हैं, अमेरिका और इंग्लिस्तान की आजादी का चित्र और रूस और चीन की बराबरी का चित्र। अभी इस बहस में आप मत पड़ो कि वहां कितनी आजादी, वहां कितनी बराबरी, लेकिन लोगों के सामने ये शक्ल है, अरबों आदमियों के सामने। एक खेमे में इंसान की आपसी बराबरी के आदर्श को हासिल करने की कोशिशें हो रही हैं, राज्य की तरफ से, दल और संगठन की तरफ से। इस कोशिश में राज्य बहुत ज्यादा अपने व्यक्तियों के ऊपर दखल देने लग जाता है और उससे जुल्म और अन्याय निकलता है। दूसरे खेमे में व्यक्ति के आजादी की इतनी परवाह की जाती है कि राज्य या संगठन को एक हद तक ही दखल देने का मौका दिया जाता है, उस हद से ज्यादा नहीं। वहां पर हो सकता है कि बराबरी के मामले में कमी रह जाती, लेकिन शहरी आजादियां, बोलना, संगठन बनाना और दूसरे मामले में वहां के लोग अच्छे रहते हैं। अब ये दो आदर्श जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। पिछले 13-14 बरस के हिंदुस्तान ने कौन सा तीसरा आदर्श उपस्थित किया? खाली ये कह देना कि हम तो शांति नीति चलाते हैं, ये तो आदर्श होता नहीं। शांति तो सभी चलाते हैं, कौन लड़ाई चाहता है? और ये शांति अजीब सी हुई कि जो जरा सा भी मामला आया तो, और खास तौर से दिखा कि दूसरा पराया कमजोर है, तो झट से उसके ऊपर चढ़ बैठने की कोशिश की। हाँ, अगर वो जरा ज्यादा मजबूत निकला और एक आध अच्छी लात जमाई तो फिर शांति का सबक सिखाने लगे और सीखने लगे। तो ये शांति या अहिंसा या विश्व एकता की नीति खुद अपने आप एक आदर्श नहीं बन सकते। ये तो सिर्फ नतीजा निकल सकते हैं किसी दूसरे आदर्श का। आदर्श तो इस वक्त दुनिया में सिर्फ दो हैं, अटलांटिक खेमे की आजादी, सोवियत खेमे की बराबरी। अगर और यह साबित भी हो गया हमारी विदेशी नीति में, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान चीन की लड़ाई में जिन देशों ने हिंदुस्तान का साथ दिया है वो कौन है? बहुत गंदगी फैलाई जा रही है, बड़ा झूठ बोला जा रहा है। ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के बिन लगाव की नीति के कारण हिंदुस्तान को इतना समर्थन मिल गया। असलियत क्या है? कोई 65-70 देशों ने हिंदुस्तान का समर्थन जबान से किया, काम से तो और कम है, 4-5 हैं। ये कौन देश है?
50 देश ऐसे हैं जो हर हालत में, याद रखना, हर हालत में हर ऐसे देश का साथ दें जो कम्युनिस्टों का शिकार बने, क्योंकि ये 50 देश कम्युनिस्ट विरोधी हैं। वो तो साथ देंगे, वो थोड़ी सोचने बैठेंगे कि चीन वाला न्याय है या अन्यायी है, उसका पक्ष क्या है। वो तो इस तरह का झगड़ा होते ही फैसला कर लेते हैं कि जिसने जो कम्युनिस्टों के हमले का शिकार बना है वो हमारा प्राकृतिक दोस्त है, उसको तो मदद करनी ही चाहिए। तो जो इस वक्त हिंदुस्तान को मदद मिली है वो इसलिए नहीं मिली है कि वो बिन लगाव की नीति चलाते रहा है, बल्कि इसलिए मिली है कि अकस्मात उस पर हमला करने वाला कम्युनिस्ट है। ऐसे ऐसे देश जिन पर वामपंथी हिंदुस्तानी नाक भौं हमेशा सिकोड़ा करते थे, जैसे फिलीपीन, जैसे मलया, दौड़ में सबसे आगे थे, करो भाई मदद इसकी। क्यों थे? क्योंकि वो कम्युनिस्ट विरोधी देश। अब इससे मैं ये नतीजा नहीं निकालना चाहता कि हम लोग भी कम्युनिस्ट विरोधी बन जाएं, हरगिज नहीं। मैं तो बिन लगाव की नीति का पक्का समर्थक हूं, लेकिन वो बिन लगाव नहीं जो आज दिल्ली की सरकार चला रही। दिल्ली की सरकार तो अदला बदली नौकरी की नीति चला रही, कभी इसकी नौकरी कभी उसकी नौकरी, कभी अटलांटिक खेमे की नौकरी कभी सोवियत खेमे की नौकरी। बिन लगाव की नीति अगर हम चलाते होते तो बहुत से मामलों में सोच विचार करके बिना किसी संकोच के हम इधर या उधर होते, जैसा मैंने अल्जीरिया का बताया, जैसा जर्मनी का बताया, जैसा तिब्बत का बताया, जैसा हंगरी का बता सकता हूं, बिन संकोच के। हाँ, इस सिलसिले में अगर मैं एक बात भूल जाऊं, संकोच हो तो कहां से, क्योंकि हम फंसे हुए हैं। हमने विदेशी नीति का एक ऐसा मसला उठा लिया है कि जिसके कारण हमको हमेशा मुंह ताकना पड़ता है दूसरों की तरफ। एक तो हम मोहताज हैं रूस की रोक वोट के। अगर रूस की रोक वोट न हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामले में हमारी विदेशी नीति चल नहीं सकती, इसलिए हम मोहताज हैं उसके। और दूसरे हम मोहताज हैं अमेरिकी डॉलर के। क्या खाक पत्थर ये बिन लगाव की नीति चलाएंगे? जो सरकार पिछले 8-10 बरस से रूस की रोक वोट और अमेरिका के डॉलर पर मोहताज रही है, उसके लिए यह संभव हो सकता है कि वो बिन लगाव की नीति चलाए? उसके बिन लगाव का तो मामला यही हो कि पाटिल महाराज अटलांटिक खेमे से दोस्ती करें और मेनन महाराज सोवियत खेमे से दोस्ती करें और सारे मुल्क को 2 हिस्सों में बांट दें जिसमें हिंदुस्तान रहे ही नहीं, 2 हिंदुस्तान बन जाए। ये विदेशी नीति नहीं होती। असली विदेशी, अच्छी विदेशी नीति, अगर हमने कोई आदर्श तैयार किया होता तो वो एक ही हो सकता था, वो बराबरी और आजादी को तर्कसंगत बुद्धि से सोचकर ऐसे ताने बाने में पिरोना कि जो एक नया आदर्श दुनिया के सामने आए। बराबरी, हिचकना नहीं चाहिए। मैं उन लोगों में हूं जो समझता है कि हिंदुस्तान तरक्की तभी कर सकता है जब मिल्कियत के मामले को हल किया जाए। संपत्ति, मैं नहीं समझता कि करोड़पतियों और अरबपतियों के रहते हुए हिंदुस्तान में कोई भी अच्छा काम हो सकता है। संपत्ति का खात्मा होना चाहिए, बड़े कारखानों में निश्चित रूप से होना चाहिए संपत्ति। तो संपत्ति के मामले में मैं नहीं कहता कि आप रूस की नकल करो, अपना रास्ता निकालो। रूस ने तो केंद्रीय संगठन बनाया, हम उसके बजाय 5 संगठन बना सकते हैं, एकदम केंद्र, जिला, सूबा, गांव वगैरह, मिल्कियत को बांट सकते हैं। कई दफे लोग पूछते हैं कि अगर केंद्र में सब मिल्कियत दे दोगे तो उसका अधिकार बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मिल्कियत को बांटो, लेकिन वो पंचायती बनाओ। तो एक तरफ मिल्कियत के मामले को हल करना है और दूसरी तरफ आजादी के मामले को। मैं नहीं चाहता कि इंसान इतना अपाहिज बना दिया जाए कि उसकी जिंदगी का हर एक कोना उसके पार्टी से या उसके सरकार से चलाया जाए। कुछ कोने हैं जिसमें आजाद छोड़ देना चाहिए, मन में आए जो करो। अब जैसे मिसाल के लिए मैं ये मानता हूं कि इंसान को ये आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी आत्महत्या करे या ना करे। ये तो उसका अपना मामला है। तुम कौन होते हो दखल देने वाले कि भाई तुमने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की और उसमें नाकामयाब रह गए तो तुमको जेल भेज दिया जाए।
ये तो मैंने मिसाल, कामयाब हुए तो फिर कहने क्या है, मामला खत्म ही है। सब तरह के संसार के मामलों से सुलझ ही जाओगे। उसी से और भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो अब खैर चाहिए, ये बिल्कुल अलग तरह की हो जाती है, लेकिन जो बहुत बीमार हो, मर जाने वाला हो, बिल्कुल तय हो चुका हो कि मर जाएगा, तो उसके दर्द को, बहुत ज्यादा दर्द है, रोकने के लिए उसे खत्म किया जा सके। एक मैं मिसाल ही सिर्फ दे रहा हूं, मेरी अपनी राय कि होना चाहिए। लेकिन इस पर असल सवाल ये कि इन सब प्रश्नों के ऊपर सोच का ऐसा दायरा बंधना चाहिए कि अकेले इंसान को बिल्कुल अपाहिज न बना दिया जाए। मुझे जो सबसे ज्यादा गांधी जी और अहिंसा से मोहब्बत हुई, उसका एक कारण यह है कि इंसान अकेला रहते हुए भी बहादुर हो सकता है। संगठन न रहे, संगठन के खिलाफ उसको खड़ा होना हो, हाथों में हथियार न रहे, लेकिन एक ऐसा रास्ता मिला है कि जिससे वो अन्याय के सामने खड़ा हो सकता है। तो व्यक्ति का दायरा, जिंदगी का एक कोना ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी पार्टी का कोई दखल नहीं होना चाहिए। कोई पार्टी प्यारी से प्यारी पार्टी हो, कोई सरकार, देशभक्ति, कोई दखल वहां नहीं होना चाहिए, वो दायरा रहे। तो एक तरफ ये दायरा रखते आजादी वाला, और दूसरी तरफ बराबरी वाला आदर्श। दोनों का ताना बाना बना करके पिछले 15 बरस में हिंदुस्तान ने कुछ कदम उठाए होते तो आज हम भी दुनिया तरह के हो गए। आज तो वो 50 देश हैं कम्युनिस्ट विरोध लिए आजादी आदर्श, 10 देश हैं जिनके लिए बराबरी आदर्श, और बीच में देश हैं उनके और सब चीजों की चर्चा न करके खाली एक बात बता दूं, क्योंकि सरकारों पर उनका असर है इस सिद्धांत का, वो है नकली और घूसखोर वामपंथ। मैं तो वामपंथी हूं इस मानी में कि मिल्कियत को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा वामपंथी नहीं जो करोड़पतियों की मिल्कियत को खत्म करके सरकारी मंत्रियों की मिल्कियत को कायम कर दे, जो आमदनी के गैर बराबरी को इस ढांचे पर रखे कि बड़ा से बड़ा करोड़पति और अरबपति जिस अय्याशी और फिजूल खर्ची से रहता है, उससे ज्यादा अय्याशी और फिजूल खर्ची से सरकार के मंत्री रह सकें या बड़े बड़े सरकारी नौकर। निजी खित्ते और सार्वजनिक क्षेत्र में जो अय्याशी और खर्चे का फर्क रहना चाहिए कर्तव्य के अनुसार, वो जरूरी है रखना। लेकिन आज हिंदुस्तान के मिसाल से तो आप जान ही सकते हो कैसा बढ़िया एक लाजवाब वामपंथ चला है। मिल्कियत खत्म करने की बात तो वो करता नहीं, वो करे तब तो टकराव हो जाए, तब तो इनकलाब करना पड़े, तब तो शायद जेल जाना पड़े, तब और तरह की तकलीफें उठाना पड़े। इसलिए संपत्ति के खत्म करने की बात नहीं कहता, वो खाली ये कहता है कि अब जितनी नई संपत्ति बनाओ वो सरकारी बनाओ, तो रफ्ता रफ्ता सरकारी संपत्ति का इतना हिस्सा बढ़ जाएगा कि अपने आप निजी संपत्ति कम हो जाएगी। तो अपने लिए बड़ा बढ़िया रास्ता निकाल रहा है जिसमें लड़ना न पड़े। और जो सरकारी संपत्ति बने, मान लो सड़क बनाने का काम, पलटन का काम, मान लो अखबार निकालने के लिए सार्वजनिक मकान और मशीनें, मान लो फौलाद के कारखाने, उन सबों में एक ऐसे वामपंथ को चलाओ कि जो घूसखोर हो और जो नकली हो। नकली की मिसाल मैं आपको देता हूं कि राउरकेला के फौलाद के कारखाने में 1000 अफसरों को महीने भर में 20 लाख रुपया मिलता है सुविधा और तनख्वाह का, और 30,000 मजदूरों को 30 लाख रुपया मिलता है। ये अनुपात का फर्क है। सार्वजनिक कारखाना है, पंचायती कारखाना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं किसी टाटा और बिरला के कारखाने में इससे ज्यादा गैर बराबरी नहीं होगी। ये तो हुआ। अब मैं समझता हूं कि बात आगे बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए अब मैं इस अपने भाषण को यहीं पर खत्म करता हूं ताकि आप में से कोई कुछ सवाल जवाब उठा सकें या वाद विवाद करना चाहें, कुछ अपनी बात कहना चाहें कहें। एक इत्तला देके ही अपनी बात खत्म किए देता हूं, वो ये कि इधर सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी
जिसने तहकीकात की थी कि हिंदुस्तान ने पिछले साल कितनी तरक्की की। वो रपट तैयार हो चुकी, लेकिन सरकार ने उसको छापा नहीं। मुझे उसका कुछ पता चल गया है। वो शायद महल नबीस वाली रपट है, और उसने ये फैसला दिया है कि पिछले साल हिंदुस्तान ने जो तरक्की की, खेती कारखाने की आर्थिक तरक्की, वो आबादी की बढ़ती की रफ्तार से कम है। आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी है पिछले साल, उससे कम रफ्तार से खेती कारखाना या आर्थिक प्रगति हुई, जिसके मानी हम लोग पिछड़े, अपने भूत के मुकाबले में भी पिछड़े। ये तो मैंने हमेशा कहा है कि पिछले 10-12 बरस में पड़ोसियों के मुकाबले में हम पिछड़े हैं। जितने पिछड़े थे उससे ज्यादा पिछड़े, क्योंकि पड़ोसी हमसे ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन पिछले साल तो हम अपने पुराने हालत के मुकाबले में भी पिछड़ गए, क्योंकि आबादी ज्यादा बढ़ी है और तरक्की कम हुई है। तो इन सब प्रश्नों पर मैं चाहूंगा कि हम लोग सिलसिले से सोचें और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें। ये सही है कि कल वाले भाषण से इसका संबंध है। एक तो नागरिकता, मैं जरूरी समझता हूं उस महासंघ का विषय कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के नागरिक एक नागरिकता के हों, ये जरूरी। और दूसरे, विदेशी पलटनी और यातायात के नीतियों पर महासंघ को किसी न किसी हद तक अधिकार होना चाहिए। ये दो बातें, नागरिकता और दूसरे ये तीन मामले। और फिर उसके बाद मैं ये भी जोड़ देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी भी मामले को ऐसी पृष्ठभूमि में हल करने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। 30 लाख की तादाद तो ये आप कुछ थोड़ा सा अपनी भी राय उसमें शायद मिला रहे हैं। जरूरत हुई तो उससे भी ज्यादा मैं आगे जाने को तैयार हूं। 10-20 लाख, वो तो मैंने 30 लाख 25-30 लाख चीन की पलटन के बारे में कहा था कि कहीं गलती मत करें। और जो साधारण तौर से गलतफहमी फैली हुई कि चीन की पलटन 1 करोड़ की है, 90 लाख की है, ये सही नहीं है, 25-30 लाख की है। हमें अपनी पलटन कितनी बड़ी बनाना चाहिए इसके बारे में मैंने कोई तादाद नहीं दी थी। मैंने खाली ये कहा था कि हम अपनी जमीन पर लड़ रहे हैं और हमारी संगठित और बढ़िया पलटन हो, जिसका कि मैंने इशारा शुरू में किया है। तो गालिबन एक 10-15 लाख 20 लाख की भी पलटन हो तो हम बखूबी अपना काम कर सकते हैं। रह गया बजट का खर्चा, तो ये अच्छा हुआ आपने सवाल उठा दिया। जो चीज रह गई थी मेरी, ये पैसा इस वक्त इतना ज्यादा नकली और धोखेबाज वामपंथ पर खर्च हो रहा है, उसके अलावा करोड़पतियों पर भी, यानी जो दक्षिणपंथी लालची हैं, कि सारे देश की राष्ट्रीय आमदनी जो 1.5 खरब की है साल की, 150 अरब रुपए, उसमें मोटी तौर से मैंने अंदाज लगाया है कि 50 लाख बड़े लोगों को 50 अरब मिल जाता है। 50 लाख आदमी को मिल जाता है 50 अरब और 44 करोड़ को मिलता है 100 अरब। तो आप हिसाब लगा लेना, एक बड़ा आदमी हिंदुस्तान में बराबर है कितने? 88 छोटे आदमियों के। 1 और 88 का फर्क है औसत। और ये औसत फर्क गोरे देशों में मुश्किल से 3 गुना 2.5 गुना होता है। गोरे देशों में, धनी देशों में गैर बराबरी इतनी नहीं है। हिंदुस्तान में और जो ज्यादा तरक्की होती है, इसी से मुझको ग्लानि बहुत बढ़ती है, गैर बराबरी बढ़ती जाती, तो वहां से पैसा आ सकता है। न सिर्फ पलटन के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई गलतफहमी हो जाए, बाकी सब मामलों के लिए भी, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले तो हम अपने खेती कारखानों को सुधारें, अपनी लंबी बांह ठीक ठाक करें, फिर मुट्ठी तो बांधने में कोई खास तरद्दुद नहीं हो। तो इसलिए पैसा हमें मिल सकता है। और फिजूल खर्ची के तो आप चाहो तो मैं फिर वही सवाल उठा सकता हूं सबसे बड़े का, कि जब सबसे बड़ा 25,000 रुपए रोज खर्च करता है, तो आप सोच सकते हो कि जितने भी 4-5 लाख आदमी है, कितना खर्च कर डालते, कितना पैसा बच सकता है वहां पे सबका। अगर वो अकेला खर्च करता हो तो मैं माफ कर देता कि बुढ़े को
इस मौके पे थोड़ा सा अय्याशी से रहने का मौका दे दिया जाए, लेकिन उसकी नकल सब लोग करते हैं, लाखों लोग करते हैं, तो वहां भी वो खर्चा बचेगा। तो खर्चा बचने का और नया पैसा पाने का दोनों तरीका मैंने आपको बताया है, लेकिन सिर्फ पलटन के लिए नहीं, असल में खेती कारखानों में नई पूंजी लगाकर हिंदुस्तान को तरक्की दिलाने के लिए, और उस सिलसिले में पलटन भी मजबूत हो सकती है। का तो आंकड़ा मैं आपको इस वक्त बता सकता हूं, कोई 4-5 करोड़, क्योंकि मैंने जर्मनी वाला ही दिया था आपको कि जहां 50 अरब रुपया शेर ने मारा, वहां गीदड़ ने 4-5 करोड़ मारा, जर्मनी वाला। जापान के साथ हर्जाने का आंकड़ा नहीं दे सकता, लेकिन जापान के साथ भी हमारी कानूनी लड़ाई सन 1947 के बाद जारी रही थी और काफी अरसे तक जारी रही थी। तो वो जो दूसरा सिद्धांत मैंने बताया कि लड़ाई के खत्म होते ही हिंदुस्तान को ऐलान कर देना चाहिए था कि हम विजेता और विजयी को नहीं मानते, वो ज्यादा जापान के साथ लागू होता, जर्मनी के साथ भी, लेकिन ज्यादा जापान। और जापान से कितना हर्जाना लिया इस वक्त मैं आपको वो आंकड़ा नहीं दे सकता, जर्मनी वाला तो दिया मैंने। माफ करना, देखिए आपका शब्द भी जरा कुछ सरकारी चीज को माफ कौन किसको करने वाला महाराज माफ नहीं, ये शब्द बताता है जैसे जापान ने कोई हमारे साथ अपराध किया हो कि हमने उसे माफ किया। जापान ने तब तो फिर अब बहुत लंबा किस्सा ये चला जाएगा। अगर आप इस वक्त कहोगे कि जापान ने हमारे देश पर हमला किया था, उसका हमें हर्जाना लेना था, तो खैर ये बड़ा लंबा किस्सा चला जाएगा। मैं नहीं मानता कि जापान ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। वो हमला किया था हिंदुस्तान पर जो अंग्रेजी हुकूमत उस वक्त थी उस पर। मैं चाहता हूं कि 15 बरस के पहले के हिंदुस्तान से जो भी हमारे संबंध हैं वो टूट जाएं। मुझे अब देखिए, अच्छा हुआ मुझे वो मिसाल सी याद आ रही है, जिस तरह से बच्चे की नाल मां के साथ जुड़ी रहती है, उस तरह से आजाद हिंदुस्तान की नाल कहती है क्या, नाल अंग्रेजी साम्राज्य शाही के साथ जुड़ी हुई हर मामले में। पलटन के सुनहले गाथा में जापान को माफ करने के मामले में तो इस नाल को जरा तोड़ दीजिए। अगर इस नाल को तोड़ देंगे तो आजाद हिंदुस्तान फिर अपने कदम अच्छी तरह से चला पाएगा। कैसे राय नहीं दी थी कि आप कहते हैं? मेरी राय तो बिल्कुल इतनी साफ थी कि अब खैर मैं कहना नहीं चाहता, बहुत से नए कांग्रेसी इस बात को बहुत विचित्र समझेंगे। महात्मा गांधी को मई या जून 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने में मुझको ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी आमतौर से आदत नहीं है कि पुरानी बातों पे कुछ कहूं। लेकिन बाकी कांग्रेसी तो उनका पैर पकड़ करके घसीट रहे थे और मैं उनका हाथ पकड़ के कह रहा था आगे चलो, अंग्रेजों से लड़ो। और रह गया जापान वाली बात, तो ये बिल्कुल साफ था कि अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अगर हमको जापानियों से लड़ने की भी जरूरत पड़ती, लेकिन अंग्रेजों से लड़ना हमारा पहला धर्म था, उस धर्म को निभाते निभाते अगर जापानियों से लड़ना पड़ता तो मैंने एलानिया कहा था हम जापान से लड़ेंगे। अरे साहब, आपने याद दिला दिया, बरेली जेल में एक आयरिश था, वो सुपरिटेंडेंट था, और कुछ ऐसा मौका आ गया कि जरा ताव में बोल बैठा कि आज तो आप लोग सत्याग्रह करते हो, जेल आते हो, अंग्रेजों को इतनी गाली देते हो। हालांकि आयरिश मैन को ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हिटलर आ जाए तब क्या करोगे? तो मैंने उसे सिर्फ इतना ही जवाब दिया था, तुम्हारे मुल्क पर हिटलर आ जाए तब तुम क्या करोगे? उससे हमारी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और आज एक कांग्रेसी जो मंत्री है, उस वक्त इतना निकम्मा आदमी का साथ था, और उसको कोई रोग हो रहा था, उसने कहा कि भाई इस सुपरिटेंडेंट से इसकी दोस्ती हो गई, इससे सिफारिश करवा के किसी तरह से जरा परोल पे छूट जाओ। मुंह से खून निकालने लग गया था, कहने लगा था कि दिल से खून निकल रहा है। तो आपके 46 के बाद के तो कांग्रेसी नहीं हो ना, पहले के। अगर हो तो हमारा आपका तो नाता रिश्ता, आप तो उस जमाने की बहुत सी बातें जानते हो, 46 के पहले वाली। तो अगर अंग्रेजों को
खत्म करते हुए, और मान लो करीब करीब हम अंग्रेजों को खत्म कर लेते उस वक्त भी, और जापानी उस वक्त हम पर हमला करता तो जरूर उससे भी लड़ते, दुतरफा भी लड़ सकते, लड़ते, लेकिन पहला काम था हमारा अंग्रेजों से लड़ना। मैंने एक तो आपको रास्ता बताया कि संपत्ति सिर्फ केंद्र की मिल्कियत में न रहे। 5 रूप बताए थे ना, केंद्र है, प्रांत है, जिला है और गांव, और 5वां सहकारी भी हो सकता है। हर हालत में ये दोनों सितारे हमारी आंखों के सामने चमकते रहें और हम लुढ़कते गिरते उसका कोई न कोई अमली रूप निकालने की कोशिश करें। आखिर को जब कभी कोई नया आदर्श बनता है तो उसके लिए कागज के ऊपर पूरा चित्र नहीं बना हुआ रहता। तो मेरे नए आदर्श में लोकतंत्र रहता, बोलने की आजादी रहती, लिखने की, संगठन बनाने की। अब सवाल आप उठा सकते हो कि अखबार किसकी मिल्कियत में होते, जब सरकारी हो जाते तो कैसे कोई चीज छपती। तो वहां मैंने 5 मिल्कियतें बता दी ना, सहकारी से लगा करके और केंद्र तक। तो कुछ अपने बचाव के लिए रास्ता इस मिल्कियत के मामले में रख लिया। आपकी प्रार्थना है लोहिया जी। एक तो लड़ाई खत्म है लेकिन संकट कायम। चीन से हिंदुस्तान की लड़ाई तो खत्म कहना भी गलत होगा क्योंकि वो कभी शुरू ही नहीं हुई, लेकिन खत्म, गोलीबारी खत्म। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने जनता के साथ जो लड़ाई संकट कानून बना के चला दी वो जारी। संकट कानून कब अच्छा होता है? जब 2 गर्मियां लोगों में पैदा हों, एक तो देशभक्ति की गर्मी और दूसरे त्याग और तकलीफ के तुलनात्मक बराबरी की गर्मी। जब युद्ध चलता है तो बड़ा आदमी, छोटा आदमी, अमीर आदमी, गरीब आदमी बराबर की कुछ, पूरे बराबर नहीं सही तो कम बराबर की कुछ न कुछ तकलीफ उठाया करते हैं। जैसे इंग्लिस्तान की मैं आपको मिसाल दूं, वहां कोई भी बच्चा हो सबको 1 ढंग का राशन मिलने लग गया था दूध का। तो मतलब दूध और सब किस्म का। क्योंकि एक चीज और आप याद रखना, मुझे आपको कहते हुए खुशी भी, सुरेश वैद्या साहब, ये शुरू में बताया गया था क्या, ये इंग्लिस्तान में उस जमाने में थे और सन 43 में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया था, जेल में रखा था, इसलिए कि हिंदुस्तान की आजादी के सिपाही होने के नाते वो अंग्रेजों की पलटन की लामबंदी में जाने को तैयार नहीं थे। 6 महीने वो वहां जेल में भी थे। और अब ये इत्तला तो हम लोग पहले भी साथ रहे और अब ये खुशी होती है मुझको कहते हुए कि फिर से सोशलिस्ट पार्टी में आप आ गए हैं। अच्छा, तो ये अभी इन्होंने मुझे टोका, कहा सिर्फ दूध नहीं और कई किस्म की। तो अंग्रेज जब अपनी लड़ाई चला रहे थे तब त्याग और तकलीफ की बराबरी की गर्मी अंग्रेज जनता में बढ़ रही थी, दूसरे देशभक्ति की गर्मी। जब ये 2 गर्मियां रहती तो मेरे जैसा आदमी तैयार है कि अपनी कुछ आजादियों को सरकार को सौंप दे, अपनी जबान पर खुद ताला लगाए, या मान लो जबान कभी लड़खड़ा जाए तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। लेकिन जब ये 2 गर्मियां नहीं है, जब युद्ध नहीं है, तब मैं हरगिज संकट कानून को मानने को तैयार नहीं हूं। अभी तो आपने कुछ, मैं तो अभी बहुत अपनी जबान रोक रहा हूं, जरा 2-4 हफ्ते और बीतने दीजिए, तब इसके बाद कुछ मामले और ज्यादा साफ होंगे। अभी तो मैंने बताया कहां कि ये नकली और घूसखोर वामपंथ ऐसा है कि एक मंत्री का भाई तो न जाने कितनी कितनी ठेकेदारी लेके करोड़ों रुपए बना चुका, दूसरे मंत्री कि न जाने कितने कितने दोस्त और रिश्तेदार न जाने कितने कितने ठेकों में कितना पैसा बना के न जाने कितनी कितनी चीजें खड़ा कर चुके हैं। अब आखिर को जब तक हम इस नकली और घूसखोर वामपंथ को नहीं बताएंगे और उसके साथ साथ करोड़पंथ को भी, यानी बिरला साहब वगैरह और दूसरे लोग जो कि आज हिंदुस्तान में हर साल 25 से 30 सैकड़े का मुनाफा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुनाफे की दर है 30 सैकड़ा। समझ में नहीं आती
मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूं, उनमें से कुछ हैं बहुत विद्वान लोग हैं, कुछ पैसा भी कमाना जानते हैं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि 100 रुपए पे 30 रुपए का मुनाफा साल भर में हो कैसे सकता, लेकिन हो रहा है। यह आप निश्चित समझ करके रखो। जारी दूसरी तरफ तो ये अभी इन्होंने मुझे टोका, कहा सिर्फ दूध नहीं और कई किस्म की। तो अंग्रेज जब अपनी लड़ाई चला रहे थे तब त्याग और तकलीफ की बराबरी की गर्मी अंग्रेज जनता में बढ़ रही थी, दूसरे देशभक्ति की गर्मी। जब ये दो गर्मियां रहती तो मेरे जैसा आदमी तैयार है कि अपनी कुछ आजादियों को सरकार को सौंप दे, अपनी जबान पर खुद ताला लगाए, या मान लो जबान कभी लड़खड़ा जाए तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। लेकिन जब ये दो गर्मियां नहीं है, जब युद्ध नहीं है, तब मैं हरगिज संकट कानून को मानने को तैयार नहीं हूं। अभी तो आपने मैं तो अभी बहुत अपनी जबान रोक रहा हूं, जरा 2-4 हफ्ते और बीतने दीजिए, तब इसके बाद कुछ मामले और ज्यादा साफ होंगे। अभी तो मैंने बताया कहा कि ये नकली और घूसखोर वामपंथ ऐसा है कि एक मंत्री का भाई तो न जाने कितनी कितनी ठेकेदारी लेके करोड़ों रुपए बना चुका है, दूसरे मंत्री के न जाने कितने कितने दोस्त और रिश्तेदार न जाने कितने कितने ठेकों में कितना पैसा बना के न जाने कितनी कितनी चीजें खड़ा कर चुके हैं। अब आखिर को जब तक हम इस नकली और घूसखोर वामपंथ को नहीं बताएंगे, और उसके साथ साथ करोड़पंथ को भी, यानी बिरला साहब वगैरह और दूसरे लोग जो कि आज हिंदुस्तान में हर साल 25 से 30 सैकड़े का मुनाफा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुनाफे की दर है 30 सैकड़ा। समझ में नहीं आती। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूं, उनमें से कुछ हैं बहुत विद्वान लोग हैं, कुछ पैसा भी कमाना जानते हैं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि 100 रुपए पे 30 रुपए का मुनाफा साल भर में हो कैसे सकता, लेकिन हो रहा है। यह आप निश्चित समझ करके रखो। उसी तरह से ब्याज का दर कुछ मामलों में 18 और 17 सैकड़ा है। ये अजीब चीजें कुछ अपने मुल्क में चल रही हैं। तो इनका जब तक आप खुलासा नहीं करते हो, मिलिट्री या पलटनी डिक्टेटरी की ज्यादा संभावना। मेरे जैसे आदमियों की तादाद हिंदुस्तान में बढ़ जाए तब थोड़ी मिलिट्री डिक्टेटरी हो पाएगी। और मत समझना पलटन कभी अपनी डिक्टेटरी कायम कर सकेगी। पलटन को हमेशा किसी न किसी नेता की जरूरत पड़ेगी। उनके अंदर कोई नेता है नहीं और न जल्दी बनने वाला है। यूं आपका कहना किसी हद तक सही है कि बमदिला और वालोंग के बाद मन इतना उखड़ा जा रहा था कि अगर कोई ऐसा नेता न मिल पाता तो वो हो सकता है कि अपने बीच में से किसी को खड़ा कर देते। लेकिन उन पलटन में मुझे कोई ऐसा आदमी दिखता नहीं है जो इतना अक्लमंद हो कि 45 करोड़ जो इतने तबकों में बटे हुए हैं, इतने छटे हुए हैं, हजारों गिरोह हैं, उनको ठीक ठाक कर सके। उसके लिए कोई एक बांधने वाली चीज पहले से होनी चाहिए। हिंदुस्तान में पलटनी डिक्टेटरी की संभावना कम दिखाई पड़ती है। पलटनी डिक्टेटरी अगर कभी हुई ना, कौन बनाएगा? जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए मुश्किल होगा। अगर इन्होंने देखा कि मुझ जैसे लोगों की ताकत बढ़ रही है तो शायद आखिरी दांव उसका भी ये फेंकें। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछना भी ठीक नहीं। इनमें ये न रह जाए कि हमने एक हद तक तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया था कि और सब जगह रिश्तेदारी चलाओ, लेकिन फौज में रिश्तेदारी मत चलाओ। तो ये मैंने शुरू में ही कह दिया था। अब उस जर्नैल के बारे में तो मैं कोई ज्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके कि जो भगदड़ हुई, जो हमको ग्लानि सहनी पड़ रही है, उसके एक साझीदार वो भी हैं। लेकिन इतना मैं जरूर सोचता हूं कि ऐसा जर्नैल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये नामुमकिन है। और हमारा प्रधानमंत्री ऐसे किसी आदमी को उठा के बैठाएगा? क्या समझाया आपने अपने प्रधानमंत्री को? वो तो बड़ा आला आदमी है। उसने नेपोलियन के बारे में एक जगह लिखा है, नेपोलियन तो खैर बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन कभी कभी
किसी बड़े आदमी के बारे में लिखते लिखते लेखक समझ बैठता है कि शायद मेरा भी वही हाल हो। तो नेपोलियन के बारे में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वो बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन उसमें एक बड़ी जबरदस्त कमी थी कि वो अपने रिश्तेदारों को जगह जगह राजा बनाने की कोशिश करता था। तो रिश्तेदारी के जो क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ी में कहां है बेचारा कौल, तो कहीं बहुत दूर जाके पड़ेगा। ऐसे तो जितने भी आप कश्मीर हमारे सामने एक कौल बैठा हुआ है, उसी को वो आगे बढ़ा देगा, ऐसा नामुमकिन है। वो तो हमारे साथ है, वो क्या आगे बढ़ा। तो उससे और आगे आप जाओ, जहां रिश्तेदारी बिल्कुल नजदीकी होती है, उसी को ये पंडित प्रधानमंत्री बनाने की तबीयत रखता है। उसको जरा धक्का जरूर पहुंचा है, लेकिन अगर बन पड़ा तो वही काम करेगा। ये जितने भी सारे मामले चल रहे हैं, मेनन वाले या नेहरू जी वाले, मैं कैसे बता। देखो, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की राजनीति और उस राजनीति में जो प्रधानमंत्री साहब का स्थान है उसके बारे में कुछ दिशा की बातें बता सकता हूं। मैं तो उनके महल का आदमी हूं नहीं, ये तो आप उनके महल के आदमी से पूछो। मैं आपको खाली बता सकता हूं कि उस ढंग का आदमी किस तरफ जाएगा। प्रधानमंत्री जो भी पिछले 10 बरस में अपनी करामात और पराक्रम दिखा चुके हैं, उससे यह साबित हो जाता है कि उन्हें सिर्फ एक आदमी प्रिय है, और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस आदमी को बचाने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। जरूरी हुआ मेनन साहब को धक्का दे सकते हैं, जरूरी हुआ उनको वापस बुला सकते हैं। और उन्होंने कितना जबरदस्त लांछन हम पर लगाया है, हमको बेवकूफ समझा है, गधा समझा है, क्या समझा है कि उस जवाब में जो छपा है क्या कहा। उस मौके पर जब हार रहे थे, किसी एक को बर्खास्त करना जरूरी था, इसलिए मैंने कर दिया। हालांकि मेनन ने तो बहुत अच्छा काम किया था। क्या मतलब इसके हुए? एक तो अपने बारे में वो एक इत्तला आपको दे रहे हैं कि मैं कैसा आदमी हूं, मैं अपने को बचाने के लिए किसी भी निरपराध निर्दोषी आदमी को कत्ल कर सकता हूं। दूसरे, वो हिंदुस्तान की जनता के बारे में आपको एक इत्तला दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ है कि एक ऐसी बर्खास्तगी जो बिल्कुल नकली और बेईमानी है उसको जामा पहना सकती है कि यहां के बड़े बड़े ये जो विरोधी दल हैं, उन्होंने समझा कि बस मेनन साहब को हटाओ, सब काम हो जाएगा। सब काम नेहरू साहब का हो गया। उनका क्या हुआ आप तो जानते हो, नाम लेना फिजूल है विरोधी दलों का। वो कांग्रेस के साथ इतने ज्यादा चिपके हुए हैं ये विरोधी दल कि उन्होंने पिछले दो महीने जाया किए, बर्बाद किए मेनन के खिलाफ आंदोलन चला करके। सच पूछो, आंदोलन चलाना चाहिए सिद्धांतों के ऊपर। और यहां मैं अपने जवान दोस्त से कहूंगा कि जो मैंने इस वक्त बातें की, सिद्धांत, नियम, कायदे, कानून, इनके ऊपर अगर आंदोलन चले तो उससे वो ताकत पैदा हो कि जो भी दोषी हो और जो सबसे बड़ा दोषी हो उसका गला पहले पकड़ो। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दोषियों को पकड़ने से क्या फायदा।